हरियाणा से अगर आप हो ना तो एक्टिंग फील्ड में जाने का मतलब है गाली खाना। बातें करते वक्त ऐसा लगता है कि या तो लोग आपको सिंपैथी देंगे या फिर आपको जज करेंगे। आपके लिए प्यार क्या है? मैं आया, मैंने बोला कि पापा मुझे एक्टिंग में जाना है, तो वो सीधा अपना कुछ हिसाब किताब वगैरह कर रहे। मैंने बोला एक्टिंग में जाना, बोला है ये कह रहा फिर कहिए। ग्रेजुएशन तक कर लो, ग्रेजुएशन के बाद शादी करनी है, बिकॉज लड़कियों का तो यही लाइफ होता है। और एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें काम ही कहानी के ऊपर होता है। एक होता है बयां करना, एक होता है उसको क्रिएट करना, उसको बनाना। तो मैं कहती हूँ कि आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपके दिमाग में कोई ख्याल आ गया है, आप तुरंत लिखने मत बैठो, आप उसको अपने अंदर बसने दो। पोइट्री, लिटरेचर, ये कहानियाँ वो हैं जो हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। एक्टिंग जो मेरा जोनर है ना, वो है इमेजिनेशन का गेम। वहाँ इमेजिनेशन पे चलना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बोले कि तेरे फादर की डेथ हो गई, डेड बॉडी पड़ी हुई है और रोना है, अब वो मैं क्रिएट तो नहीं करूँगा कि मैं अपने फादर को देख के वहाँ इमेजिन करूँगा, बट ये नहीं कि मैं जाके अपने फादर को निपटा दूँ। मेरी जिज्ञासा है कि आपका राव साहब वही वाला राव साहब है जिस समय गुड़गांव में पढ़े? हाँ वही हाँ वही वाला। आप कितना कमा रहे हो वो बाहर वाले पूछेंगे, आप क्या खा रहे हो ये घर वाले पूछेंगे। दूसरी चीज जो पोइट्री की भी हो रही थी वो ये है कि पहले ना किताबें पोइट्री पढ़ी जाती थी, अब सुनी जाती है। औरतों के साथ अत्याचार होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बिल्कुल ये मत कहिए कि सिर्फ औरतों के साथ अत्याचार होता है, आदमियों के साथ भी होता है। घर पहले भी जलाए गए हैं लिखने पर, घर आज भी जल रहे हैं लिखने पर। हिंदुओं को सपोर्ट करूँगी बिकॉज मैं हिंदू हूँ, तो मैं फिर मुसलमानों की बेइज्जती नहीं कर सकती। ब्रेकअप और डाइवोर्स को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या थॉट? एक माँ बाप मिलके 5 औलादों को पाल लेगी, लेकिन 5 औलाद मिलके ये बंटवारा करते हैं कि आज माँ बाप के साथ तुम रहोगे, मैं माँ को रखूंगा, तुम बाप को रखोगे, और हम ऐसे अदला बदली करते रहेंगे। लोग 10-10 साल लिविंग में रहते हैं, शादी करते हैं, 3 महीने बाद डाइवोर्स हो रहा है। ये प्यार था? हजारों लोग मिलेंगे तुझे पूरी जिंदगी में, पर 7 अंत में सिर्फ 4 रहेंगे। आज तू इसके भरोसे बैठा है, कल किसी और पे होगा, हर कदम पे गिड़गिड़ाएगा, देख ले ऐसा जरूर होगा। आज अगर तू खुश ना हो पाया, आगे क्या अंदाजा है, तेरी जिंदगी बस इतनी है, आज जन्म तो कल जनाजा है। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। फिल्मों, राजनीति, किताबों, कविताओं में अलग अलग तरीके, अलग अलग लोगों से बात करते हुए हमारा बिग जर्नीज के अंदर एक प्रयास है कि जो एक अभिनेता होता है, एक लेखक होता है, एक राजनीतिज्ञ होता है, उसके पीछे की क्या कहानी है उन लोगों तक पहुंचा पाए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ लवली और आदित्य हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। क्योंकि कहानियां, लोगों की कहानियां, किताबों की कहानियां, फिल्मों की कहानियां पहुंचाना इस वर्टिकल का हमारा उद्देश्य है। तो हम शुरू वहीं से करते हैं कि आपकी क्या कहानी है। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, फिर लवली मैम से। यार बेसिकली तो मैं एक्टर ही हूँ, और शेर व शायरी का, पोइट्री तो हर किसी का शौक होता है, वो बचपन से कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। तो जब मैं एक्टिंग फील्ड में गया था तो मैंने कभी प्रायोरिटी पोइट्री और शेर व शायरी को दी नहीं। बट जब मैं एक्टिंग फील्ड में चलने लगा या मैं काम करने लगा ना, तो उस वक्त मुझे लगा कि जब ये लॉकडाउन वाला खासकर फेज आया था, तो उस वक्त मुझे लगा कि अब लोग खाली हो चुके, वेले हो चुके, अब एक्टिंग वाली दुकान भी बंद हो गई, हर कोई घर बैठ गया था। तब मैंने वापस से अपनी वो पुरानी डायरियाँ और पोइट्री बाहर निकालनी शुरू की। तो तब मुझे लगा कि यार मुझे ना कुछ लिखना भी चाहिए। ये पोइट्री, लिटरेचर, ये कहानियाँ वो हैं जो हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। हम दादा से सुनते थे, नानी से सुनते थे, हर किसी से सुनते आते हैं। तो मैंने वहाँ से लिखना चालू किया, और अभी खासकर एक्टिंग भी चल रही है, और भगवान की दया से अब कुछ वेब सीरीज, फिल्म और काफ़ी कंटेंट लिखा जा रहा है। आप बेसिकली बिलोंग गुड़गांव से करते हैं, हरियाणा से करते हैं, अभी आजकल मुंबई में हैं। हाँ, मुझे तकरीबन 8-9 साल बॉम्बे में हो गया, और मैं गुड़गांव से ही रहता हूँ। यही पास में एक छोटा सा गाँव है, चकरपुर। ओके मैम, आपकी क्या कहानी है, कैसे शुरू होता है? मतलब आप लिटरेचर के पहले तक की कहानी की बात करें कि फिर हम लिटरेचर कनेक्ट की बात करेंगे, लिटरेचर से कैसे कनेक्ट हुआ आपका पहला, वो कांटेक्ट पॉइंट क्या था, कनेक्ट पॉइंट क्या था, उसके पहले की क्या कहानी है? फरीदाबाद एक बहुत छोटा सा शहर है, और मैं वहाँ पे एक बहुत छोटी सी कॉलोनी में रहने वाली लड़की थी। बहुत आम सा घर, मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग ना सपने देखने से पहले ये सोचते हैं कि क्या हमारा जो फैमिली है, क्या हमारा जो सोसाइटी है, वो हमको हमारे घर के दायरे से बाहर निकलने की इजाज़त देगा या नहीं देगा। तो हम ये सोचते कि नहीं यार, जो दुनिया है ना, जो ये दिखावे की दुनिया है, चमक की दुनिया है, इनसे हम बहुत कोसों दूर हैं। तो वही घर का काम, पढ़ाई करना, ये सब करना। लेकिन दिल में ये होता था कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और शाय किस्म की लड़की हुआ करती थी, और अभी भी हूँ। मैं बहुत कम बातें करती हूँ,
क्योंकि बातें करते वक्त ऐसा लगता है कि या तो लोग आपको सिंपैथी देंगे या फिर आपको जज करेंगे। तो मेरा हमेशा से ये रहता था कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे दुख को सुन के या मेरी मन की बातों को सुन के मेरे को जजमेंट्स पास करे कि यार ये तो ऐसी है, ये वैसी है, या फिर मुझे सिंपैथी दे आके। तो वो जो एक ट्रू होता है ना, वो जो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है किसी भी इमोशन को लेके, वो हमेशा से मुझे फील होती थी। तो मैं अपनी डायरियाँ लिखा करती थी। हाँ। तो वही वो डायरियों का सिलसिला शुरुआत थी, वो सब चीज़ें करा, लेकिन यही था कि अच्छा, होता क्या है ना कि आपको एक्टर बनना है, एक पॉइंट रहा होगा कि किसी बात में आपको पिंच करा होगा या किसी पॉइंट पर पिंच होगा, नहीं मुझे एक्टर बनना है ना। तो मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूँगा कि वो पॉइंट क्या था कि आपके दिमाग में आया कि जैसे मैं बताऊँ, मेरी अगर कविता जो शब्द है या पोइट्री शब्द है मेरे दिमाग में कैसे आया है, मेरी लाइफ में कैसे आया। मुझे ना मेरी बाबा की जो कविताएं थी, वो कविताओं की किताब पढ़ी मैंने, वो देखी उनकी डेथ के बाद में। फिर मुझे वो शब्द पहली बार मेरे जहन में या मुझे मेरे दिमाग में आया, कुछ कविता ऐसा होता है, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है। जो फर्स्ट कनेक्ट पॉइंट था तो मेरे वो बाबा की किताबें थी। उसी तरीके से अगर आपको एक्टर बनना है या आपको एक्टिंग में जाना है, आप एक्टिंग में आए, बट उसके पहले एक कनेक्ट पॉइंट रहा होगा, एक कारण रहा होगा। वो कारण क्या था? यार सबसे पहली चीज़ तो हरियाणा से अगर आप हो ना, तो एक्टिंग फील्ड में जाने का मतलब है गाली खाना, है ना। तो यहाँ तो वो खेती बाड़ी और रोजगार वाली जिंदगी होती है। तो मैं कभी घर रहा नहीं। गुड़गांव एक छोटा सा गांव चकरपुर जो मैंने बताया, यहाँ पे मैं रहता था। 4th क्लास में मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया क्योंकि मैं पढ़ाई में आराम था, मैं पढ़ता लिखता था नहीं कुछ। तो बोर्डिंग जब मैं 12th कर रहा था ना, तो हमें वहाँ पे सैटरडे और संडे को मूवीज दिखाई जाती थी, उसके अलावा कभी नहीं दिखाई जाती। तो क्या होता है ना कि पढ़ाई लिखाई में मन यहाँ पे भी नहीं था, तो वहाँ जाके हमें कनेक्ट मिल गया कि आप सैटरडे संडे फिल्में देख सकते हैं, माँ बाप के रोक टोक है नहीं। तो मेरा लगाव उन फिल्मों में ज़्यादा कनेक्ट होने लग गया। और जब मैं वहाँ से आया तो मुझे लगा कि यार मुझे ना थिएटर करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा आ रहा है, मुझे नौकरी नहीं करनी। और हरियाणा वालों में होता है नौकरी कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे से नौकरी वोकरी होगी नहीं, मेरे को फिल्मों में ट्राई करना है। बट अपने फादर से बात कैसे करें, क्योंकि फादर से बात करने का मतलब है मुंह पे जूती खाने वाली चीज़ है। तो मैं आया, मैंने बोला कि पापा मुझे एक्टिंग में जाना है। तो वो सीधा अपना कुछ हिसाब किताब वगैरह कर रहे, मैंने बोला एक्टिंग में जाना। बोला है क्या कह रहा, फिर कहिए। मुझे लगा भाई नहीं बीबीए करनी है। तो मैं वहाँ से चेंज हो गया। फादर ने बोला कि क्या सोचा लाइफ के बारे में, तो मैंने बोला कुछ नहीं, बीबीए कर लेता हूँ। तो फादर ने बोला बीबीए करो फिर एमबीए करना और नौकरी वोकरी देखो अच्छी सी। उसूलों वाले फादर हमारे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने उनके कहने पे बीबीए तो कर ली, बट जब बीबीए खत्म हुई ना, मुझे लगा कि नहीं यार ये पैसे बर्बाद करने वाली चीज़ है और इसमें मेरा इंटरेस्ट है भी नहीं, और ये वक्त खराब हो रहा है, क्योंकि मेरी जिंदगी के 3 साल खराब हो चुके थे। तो फिर मैंने जैसे तैसे फादर से लड़ा और मैंने बोला कि मुझे नहीं करनी बीबीए एमबीए वगैरह, जो होना था हो गया, मुझे बस एक्टिंग करनी, यही मुझे समझ में आता है और मुझे लगता है कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। फिर मैंने बैरी जोन ज्वाइन किया और मंडी हाउस श्रीराम सेंटर जो है वहाँ पे ज्वाइन किया। 4-5 साल थिएटर किया। एनएसडी में मेरा हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है ऑलरेडी। तो फिर वहीं से शुरुआत हुई। फिर बॉम्बे चले गए, 3-4 साल धक्के खाए, फिर धीरे धीरे चीज़ें चलनी शुरू हुई। आपका क्या पॉइंट था, करेक्ट पॉइंट, पोएट्री लिटरेचर की बात करें? बचपन से पता नहीं होता ना, जब आइडिया नहीं होता मैं क्या करना है, तो एक कनेक्ट पॉइंट बनता है। तो आपके लिए लिटरेचर का क्या कनेक्ट पॉइंट रहा था? मेरे को ना कहानियाँ पढ़ना, कविताएं पढ़ना हमेशा से पसंद था। और जब भी मैं मतलब स्कूल की किताबें पढ़ती थी ना, तो एक कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि यार इससे अच्छा तो मैं लिख लूँगी। तो वो एक होता था। और फिर जब हम स्कूल में एसेज लिखते थे या फिर कुछ भी लिखते थे, तो टीचर्स प्रेस किया करते थे। वो मेरा पहला पॉइंट था कि हाँ मैं अगर कुछ लिखूँगी ना तो पसंद करे, चाहे वो एक टीचर पसंद कर रही है बट कर रही है। फिर ये वाला पॉइंट आया, आप टीनेज में एंटर होते हो कि आप अपने इमोशंस नहीं जाहिर कर पाते हो लोगों के सामने, आप नहीं बता सकते हो। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली हुआ करती थी कि आप पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन तक कर लो, ग्रेजुएशन के बाद शादी करनी है, बिकॉज लड़कियों का तो यही लाइफ होता है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको शादी करनी है, घर संभालना है, देन आगे वाले इन लॉज डिसाइड करेंगे कि आप जॉब करो या ना करो, आपको आगे पढ़ाई करनी है नहीं करनी है। तो वही एक माइंडसेट था कि करियर तो बहुत ज़्यादा हमारे पास गोल्स है नहीं कि हमको ये यहाँ तक पहुँचना है, ये और ऑप्शंस भी नहीं थे। तो मैंने लिखा करती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर उदास हूँ तो लिखती थी, खुशी हूँ तो लिखती थी, मतलब कोई भी जज्बात हो तो मैं लिखा करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका सबसे अच्छा इंसान आपके कागज़ होते हैं, आपकी डायरी होती है, क्योंकि वो आपको कभी भी जज नहीं करेंगे कि आप इस इमोशन में हो तो आप क्यों हो।
तो मुझे ये लगता था कि कोई रहे ना रहे वो कागज़ के पन्ने वो स्याही मेरे साथ है और ये मेरे सच्चे दोस्त हैं। वो हमेशा से मुझे एक एहसास होता था। तो लिखना शुरू किया और मैं पहले कविताएं नहीं लिखती थी, मैं 2 लाइनर्स 4 लाइनर्स या फिर लेख जिन्हें कहते हैं कि मन में जो आया बस लिख दिया, जिनका कोई लाइक अंत नहीं है, ऐसी चीज़ें लिखता थी। तो उसके बाद एक दिन अचानक से एक फ्रेंड का फ़ोन आया सडनली, लाइक वो कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई चीज़ आनी होती है ना तो वो रास्ते खुद ब खुद ढूंढ लेती है। वो किस्मत इतनी प्यारी चीज़ है ना कि वो आप तक आने के ज़रिए खुद ढूंढती है, आप कहीं नहीं जाते हो। तो मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया एंड ही सेड कि एक ना ओपन माइक सॉर्ट ऑफ थिंग हो रही है दिल्ली में एंड आप अगर आ सको तो एज अ ऑडियंस आ जाओ, मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था ओपन माइक क्या होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं वहाँ पे। कब की बात है? ये 2019 और 30 अगस्त को मेरे पास फ़ोन आया था एंड मैंने कहा कि यार मैं लाइक वहाँ पे क्या होने वाला है। तो ही सेड कि वहाँ पे ना लोगों के पास पोइट्रीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, कुछ भी है वो बोलना चाहते हैं तो स्टेज मिलेगा, आप जाओ, 5 मिनट का टाइम स्लॉट होता था, आपको जो बोलना आप बोल दो और आप बस बैठ जाओ आके। तो मैंने कहा यार अच्छा, अब ऐसी कुछ चीज़ भी होती है, दिल्ली में होती है, अपने आसपास होती है, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि वो होता है ना, ऐसा लगता है कि एक चमक की दुनिया हमसे बहुत दूर है, हमारी पहुँच से बहुत दूर है, चाहे वो हमारे बगल वाले घर में कुछ हो रहा हो, हमें नहीं पता। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, लाइक अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आऊँगी, लेकिन मैं परफॉर्म करूँगी, मेरे पास कुछ है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आ जाना, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 300 रुपीज़ समथिंग, आप आना और आप परफॉर्म कर देना। मैंने कहा ठीक है, अब वो कर लूँगी। अब मैं घर गई कि अब घर वालों को कैसे बोलूँ कि ऐसे किसी इवेंट में जाना है। कविताएं अचानक से उनके मतलब ये हो गया कि अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं कि मैं लिखती भी हूँ कुछ भी। वो बिल्कुल कि जैसे कहते हैं ना कि एकदम ब्लैंक है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी भी कोई चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी कि ना एक कैसे इवेंट हो रहा है पोइट्री वगैरह का और मैं चली जाऊँ। तो उनका स्टेटमेंट सीधा ही था, क्या ज़रूरत है, क्यों जाना है, क्या करने के लिए जाना है, नहीं नहीं अपने घर रहो। अब आगे दूसरा सेंटेंस बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे मन में है, मैं चाहती हूँ, मेरे सपने नहीं। वो मम्मी ने बोल दिया कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो एंड है उस कन्वर्सेशन का। अब एक दिन बीता, मन में ये सोच रही हूँ कल जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। अगले दिन मैं अपने पापा के साथ इंटर्नशिप कर रही थी हॉस्पिटल में, और पापा का ही हॉस्पिटल था, वो मुझे साथ लेके जाते थे, साथ वापस घर पे लेके आते थे। अब ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अकेली हूँ तो मैं बंक मार के चले जाऊँ। अब पैसे भी नहीं है क्योंकि पापा के साथ आना जाना, तो पैसे क्यों चाहिए जेब में, 50 रुपये थे बस। मैं पापा के पास गई सुबह के 9 बजे के करीब, 12 बजे का इवेंट था। तो मैंने कहा कि पापा मेरे को ना भूख लग रही है और यहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अब मेरे को ये था, मैंने कहा मैं 100 रुपये तो दोस्त से मांग लूँगी, 100 रुपये पापा से मांग लूँगी और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके 300 रुपये हो जाएंगे, मैं कुछ कर लूँगी। बाय चांस बाय लक पापा ने 500 का नोट पकड़ा दिया। मैं खुश हो गई, मैं सीधा वहाँ से निकली, मेट्रो स्टेशन पहुँची, मेट्रो स्टेशन से सीधा इवेंट पे, और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है कोई परफॉर्म कर रहा था एंड मैं आके बैठी हूँ, वो स्टेज से उतरा है एंड ऑर्गेनाइजर्स बोले कि इफ एनीवन वांट्स टू गो नेक्स्ट आप अपना हाथ उठा लीजिए। मैंने कहा मुझे जाना है। सर अभी तो आप आए हो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है। सर ठीक है चलो आप चले जाओ। और वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी जो मुझे पता भी नहीं था। और ये ओपन माइक का ना कुछ कल्चर हुआ करता था उस टाइम पे 2019 में कि आपने कुछ अगर शूट कर दिया है, आपने कुछ रिकॉर्ड किया है तो वो 45 डेज़ के बाद अपलोड होता है। वो अपना एक वो क्राइटेरिया रखते थे अपना बैंक बनाने के लिए, कंटेंट बैंक बनाने के लिए। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने परफॉर्म किया, उतरी, बैग टांगा एंड पीपल आर लाइक क्लैपिंग एंड वो स्टैंडिंग ओवेशंस दे रहे हैं, और मैं अपना बैग टांग के भाग गई क्योंकि वापस पहुँचना है 2 बजे से पहले, क्योंकि पापा इंतज़ार करें। लंच टाइम में नहीं देखा तो फिर गए। और पापा का ऐसा है कि वो कभी भी आपके डोर पे आके नॉक कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज सेम ऑफिस है, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते ना वो क्यों आएंगे, कब आएंगे। बट भगवान ने मुझे बचाया उस दिन। मैं आराम से ऑफिस पहुंची, किसी को कुछ नहीं पता, वापस घर आ गई। और जब घर आई तो मन में खुशी थी कि हाँ पहली बार किसी ने कुछ सुना, और मुझे बस सुनाना था किसी को, कोई वो फेमस होने की चाह नहीं थी, कोई ऐसी चाह नहीं थी कि मुझे ये पाना है, ये बनना है, ये हासिल करना है। पर वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं
तो अपने दिल के लिए करें, अपने आत्मा के सुकून के लिए करें। पैसे के लिए करना है मत करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए करना है मत करो, किसी को भड़काने के लिए, किसी को उकसाने के लिए करना है मत करो, किसी को जताने के लिए करना है मत करो, कुछ कामयाबी पाने के लिए या फेम पाने के लिए करना है मत करो। जिस दिन आप अपने लिए करोगे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। लोग अच्छा भी करेंगे, लोग चिढ़ेंगे भी, बुरा भी कहेंगे, फेम भी मिल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन तभी आएगा जब आप खुद के लिए वो चीज़ें करोगे। और वही हुआ, मैंने करा और फिर से वो तो ना कि किस्मत रोल आउट करती है, वो पलटी खाती है। वो अपनी पॉलिसीज चेंज करके ओपन माइक वालों ने 45 डेज से चेंज करके उसको 3 दिन बाद यानी कि 4 सितंबर को अपलोड कर दिया। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई एंड ऑल ऑफ सडन मार्केट में ही हो गया कि कोई एक लड़की आ गई है। और वो मैंने बोला भी वही था कि जो आपकी ज़िंदगी है उसका असल जो सार है वो मौत है। और मतलब मैं प्यार मोहब्बत में बहुत कम बातें करती थी और अभी भी मेरे को बहुत कम पसंद है कि वो बातें तो सब कर रहे हैं, वो सबकी ज़िंदगी में हो रहा है, बातें उनके बारे में की जाए जो लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं वही, ज़िंदगी ये है, मौत ये है, आपको आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 4 लोग मिलेंगे और कामयाबी किसी के कंधे पे रह के नहीं मिलती है, कंधे पे सिर्फ जनाजा जाता है। तो ऐसी बातें करके मैं आ गई, वो लोगों को पसंद आई, लोगों ने वो पसंद किया और वो घूमते फिरते वीडियोस मेरे पापा के पास भी, भाई के पास भी, सबके पास पहुंच गई। एंड देन एक क्वेश्चन मार्क कि ये कब हुआ, ये कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए। तो वो मेरे साथ पोएट्री ऐसे हुई है। बिल्कुल, और मैं आपसे आगे अभी सुनना चाहेंगे वो क्या था, कंटेंट पीस या क्या पोएट्री थी। उसके पहले आपके लिए, क्योंकि आप एक्टिंग में, थिएटर से आप आए हुए हैं, जो लिटरेचर होता है या पोइट्री होती है, किताबें होती हैं, कविताएं होती हैं, वो कितने हेल्पफुल होती हैं आपकी एक्टिंग वाले और थिएटर वाले पार्ट पे? यार कहानियाँ, लिटरेचर, हम हाँ, हर किसी ज़िंदगी में ना एक कहानी चल रही होती है। आपकी भी ज़िंदगी में कहानी चल रही होगी, मेरी भी चल रही होगी। और एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें काम ही कहानी के ऊपर होता है। एक होता है बयां करना, एक होता है उसको क्रिएट करना, उसको बनाना। हम बचपन से कहानियाँ पढ़ते हैं और एक्टिंग फील्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कहानी जो सुनते हैं उसको लिख भी सकते हैं, तो जो कहानी सुन रहे हैं उसे क्रिएट भी कर सकते हैं। एक इमेजिनरी चीज़ों को लाइव करने वाला काम एक्टिंग के अंदर होता है। तो मैं बचपन से लिखता था और लिटरेचर ने मेरे साथ इतनी ज्यादती की है कि जो काम मुझे एक्टिंग से पहले करना चाहिए था वो मुझे एक्टिंग के बाद करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा मन उब गया है एक्टिंग से और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लिटरेचर, राइटिंग और पोइट्री के अंदर आ जाऊँ। तो उसी को लेकर काफ़ी कंटेंट अभी लिखे जा रहे हैं। आपने अभी ओपन माइक का बात किया। ओपन माइक मतलब एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपके लिए। क्या था वो कंटेंट पीस, क्या क्या पोइट्री थी? वो ये था कि हज़ारों लोग आपको आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं, कुछ साथ रहते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो यही था कि हज़ारों लोग मिलेंगे तुझे पूरी ज़िंदगी में, पर साथ अंत में सिर्फ 4 रहेंगे। आज तू इसके भरोसे बैठा है, कल किसी और पे होगा, हर कदम पे गिड़गिड़ाएगा, देख ले ऐसा ज़रूर होगा। आज अगर तू खुश ना हो पाया, आगे क्या अंदाज़ा है, तेरी ज़िंदगी बस इतनी है, आज जन्म तो कल जनाजा है। तो ये पूरा ज़िंदगी का यही एक सार है कि हम हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। अपनी खुशियों को लेके, अपने गमों को लेके हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं। इंसान की जात ही ऐसी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी खुशी का कारण ये बनेगा। अगर उसने वो एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतरा है तो हमारे गम का कारण भी वही है। हम यही नहीं सोचते कि हमारी खुशी का और गम का कारण कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की चाहतें हैं, हमारी होप्स हैं। उम्मीद एक ऐसा खोखला शब्द है जो इंसान लगाता तो बहुत है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। गहरी बात। बहुत अच्छा, आप दोनों लोगों का कनेक्ट कैसे हुए हैं? क्योंकि एक पार्ट ये, दूसरा ये कि दोनों लोग अपना आर्टिस्टिक और क्रिएटिव जो वर्टिकल उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। घर वालों को, दोनों को साथ में आगे फ्यूचरिस्टिक जो प्लान होता है, आगे शादी करनी है, आगे लाइफ बढ़ानी है, उसमें कभी कुछ ऐतराज नहीं हुआ कि दोनों लोग अपना क्या करते हो? ठीक है, कविताएं करते हो, एक्टिंग करते हो, करते क्या हो? घर वाले पूछते हैं। मिडिल क्लास में होता है कि ठीक है, कविताएं तो करते हो, किताबें तो कर लिखते हो आप, बट लाइफ में क्या करते हो? ये हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है।
तो क्या था कनेक्ट पॉइंट आपका, आप लोग कैसे कनेक्ट हुए, क्या कहानी है आपकी, और घर वालों को कभी दिक्कत नहीं हुई इस चीज़ से? यार हम मिले ऐसे कि मिले हम सोशल मीडिया पे ही थे, इंस्टाग्राम के जरिए हम लोग मिले हैं। मैं अभी इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना कि आप कुछ कोई भी रील देख लेते हो ना तो वो रिपीटेडली आनी शुरू हो जाती है। हाँ। तो मैं था छड़ा सिंगल आदमी, तो मैं बॉम्बे पर बैठा हूँ आराम से कुछ लिख रहा हूँ पोइट्री वगैरह, तो मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम चलाया जाए। तो इनकी कोई वीडियो आ गई थी, तो मैंने देखा यार अच्छा बोल रही है लड़की भी सुंदर है, चलो ठीक है। वो स्वाइप अप वाली चीज़ हो गई, वो निकल गया। अगले दिन मैंने वापस से चालू की तो 3-4 इनकी वीडियोस आनी शुरू हो गई। ओके। और जब हम धीरे धीरे कनेक्ट होने शुरू हुए ना, तो मतलब वीडियोस वगैरह मैंने देखी, हमने थोड़ी बहुत चैट वगैरह में बातचीत करना शुरू किया। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि यार मुझे जिस इंसान की तलाश है ना शायद ये वही है, बट आप डेफिनेट नहीं होते उस चीज़ को लेके कि है या नहीं है। क्योंकि मुझे हमेशा ये था कि मैं कोई भी एक्ट्रेस से शादी नहीं करूँ। एक्ट्रेस से लेकर मैं हरियाणा में मेरी मदर बोलती थी कि बेटा तो बम्बई से लेके आएगा, तो मैं हमेशा बोलता था बम्बई वाली रोटी बना के ना देगा, वो नाखून इतने लंबे लंबे हो जाएगा। हाँ उन्होंने कहा मेरे हाथ खराब हो गए। तो एक्ट्रेस से करने का भी नहीं था। और मेरा हमेशा मानना है कि एक ही फील्ड में दो इंसानों की हमेशा टकराव होने वाला है, क्योंकि आपकी दो राय एक साथ चल रही होती है, घर में कलेश आधे ज्यादा इस चीज को लेकर होते हैं। तो मेरा ये था कि मैं एक्टिंग करता हूँ और ये पोइट्री करती है, स्क्रीन राइटिंग करती है, स्टोरी लिखती है, तो ये भी एक एक्टिंग का ही पार्ट है, लेकिन एक्टिंग नहीं है ना। दो इंसान अलग अलग दिमाग के एक ही कंटेंट पे काम करेंगे वो सबसे बेहतर है। हमारी बातचीत होनी शुरू हुई, इनके कल्चर के बारे में जाना, ये कहाँ से, हमारी अदर का इंटरकास्ट मैरिज है। ये पंडित ब्राह्मण है, मैं यादव राव साहब से बोलते हुए, ये फरीदाबाद से थी, मैं गुड़गांव से था। हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हुई, फैमिलीज में पता लगा तो फिर कलेश हुए बहुत ज़्यादा। क्योंकि हरियाणा में ऐसा है कि अगर आपने अदर कास्ट में शादी की है तो ये मान लो कि आपने यमराज को मिस कॉल मारी, अब वो उठा ना ले, है ना। तो कलेश हुए, काफ़ी दिक्कतें भी हुई, बट एंड द मोमेंट में हमने काफ़ी फैमिलीज को साथ में बैठा के बातचीत करके, मतलब ऐसा समझिए एक दिन ऐसा था कि रात दोपहर के 12 बजे इनकी और हमारी फैमिली साथ बैठी और रात के 7 बज गए इस बात पे कि करें कि ना करें। एंड में मेरे फादर ने बोला कि भाई ऐसा है, देखो मेरे लड़के को तुम्हारी छोरी पसंद है, तुम्हारी छोरी को मेरा लड़का पसंद है, अगर मेरा लड़का तुम्हारी लड़की को लेके भाग गया तो मेरे पास आता। अब इनको लगा कि भाई ये क्या तरीका है, हाँ है हमारी तरफ से। तो मिले और यही चीज़ें थी। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, आपके कंधे पे हाथ रखने वाला होना चाहिए। वो होना चाहिए कि जब आप घर में घुसो ना तो उसका चेहरा देख के या उससे बातें करके ना आपकी ज़िंदगी की सारी थकान मिट जाए। ना कि आप एक टेबल पे बैठ के एक टॉपिक को लेके घंटों वक्त बर्बाद कर लो कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और ये ज़्यादातर मैंने देखा भी है, एक ही अगर आप 2 वकीलों के एक साथ बैठा दो हस्बैंड वाइफ, आपको लगता है कोई जीतने वाला है, अदालत शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ है। तो इसी तरीके से हम जुड़े, और ये राइटिंग में थी, मैं एक्टिंग में, तो होगी चीज़ जुड़ गया। अभी आप लोगों के डिस्कशंस लिटरेचर के अराउंड किस तरीके से होते हैं? कभी बहस नहीं होती, नहीं ये कविता अच्छी है, ये कविता खराब है, ये स्टोरी अच्छी है, ये स्टोरी खराब है, या दोनों का अलग वर्टिकल चलता है, कैसे क्या होता है? देखिए, जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट हो, शॉर्ट फॉर्मेट हो, वेब सीरीज़ हो, रील्स हो, कुछ भी हो, हम ये नहीं बोलते कि अच्छा या बुरा है, हम ये बोलते हैं कि इसमें इसने क्या किया है। हम ना मतलब एनालाइज ज़्यादा करते हैं, हम कंक्लूजन्स पे आने के वो वाले लोग नहीं हैं कि कंक्लूजन निकालो कि अच्छा है बुरा है। उनकी अपनी पसंद है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, मेरी अपनी पसंद है। तो हम पसंद को लेके लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, हम बस ये सोचते हैं कि ये अच्छा हो सकता था और ये बहुत अच्छा हुआ है, और शायद इस चीज़ से ये मतलब होता ना कि आप किसी भी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हो कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका स्टोरी का मैसेज क्या है, स्टोरी को कहाँ खींचा जा रहा है, कहाँ लूज छोड़ दिया गया है। हम बहुत डीप डाउन जाके बात करते हैं। अच्छा या बुरा इज़ अ सेकेंडरी थिंग, उसमें क्या हुआ है वो ज़्यादा बातचीत होती है। और हमारी जब भी बात होती है ना, तो इन्होंने एक बात कही थी कि हम लोगों में ना नफ़ा नुकसान की बात नहीं होती है कि मुनाफा क्या है और घाटा क्या है। हम लोग बात करते हैं ज़िंदगी के ऊपर कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया क्या है। अब मैं शायद किसी चीज़ को देख रही हूँ कि ये लाइट है, ये लाइट जल रही है, ये मेरे को नज़रिया देंगे कि तुम्हारे लिए लाइट है, हमारे लिए रोशनी भी हो सकती है। तो बहुत फ़र्क है रोशनी को देखने के लिए और लाइट को देखने के लिए। जो लोग समझने वाले होंगे वो समझेंगे कि रोशनी आपको होप देती है अंधेरे से बाहर आने का।
लाइट सिर्फ एक चमक मारती है। तो वही ना कि आपको जब नज़रिए मिलते हैं ना ज़िंदगी को देखने का, कंटेंट को देखने का, तो आप और थोड़ा ब्रॉड होते हो अपने लाइफ में, अपने काम में। आप चीज़ों को सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो। इन्होंने जितनी कहानियों पे काम किया है, ये एज अ एक्टर जैसे लोगों से मिलते हैं, उन लोगों की अलग कहानियाँ होती हैं। मैं एज अ राइटर जिन लोगों से मिलती हूँ, जो चीज़ें पढ़ती हूँ, वो अलग हैं। इनको क्राइम, हॉरर, ये सब चीज़ें पसंद है। मेरे को पसंद है फिलोसफिकल। तो हमारी पसंद अलग हो सकती हैं, लेकिन बातें एक ही जगह पे आके रुकती हैं। नहीं, अपने जेनर की या फिर जो इमोशंस होते हैं किसी भी कहानी के अंदर, किसी भी कविता के अंदर, उसकी बात की, उसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि हर कहानी, हर कविता एक इमोशन लेके, कभी कोई ब्रेकअप का लेके आती है, कभी किसी प्यार मोहब्बत का लेके आई, कोई हॉरर पूरा पूरा सीन होता है, कोई पॉलिटिकल सीन होता है। तो जब आप अपना कोई भी क्रिएशन लिख रहे होते हैं, पोइट्री और स्टोरी, जो उसको लिखने का प्रोसेस क्या होता है? क्या उस जोन में जाने, हो सकता है जो भी लोग देखें उनके लिए हेल्पफुल हो ये कि उस जोन में जाना क्या जरूरी है? अभी अगर ब्रेकअप के ऊपर लिखना है, क्या ब्रेकअप होना जरूरी है ना? जिस भी इमोशन का थॉट आप पोइट्री या स्टोरीज के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं, क्या उन इमोशंस के साथ गुजरना भी जरूरी होता है? देखिए, आपको ना कैफियत महसूस करना आना चाहिए। उस कैफियत में होना ज़रूरी नहीं है। कैफियत का मतलब होता है कि उस जोन में होना। मान लीजिए कि मैं विरहा के बारे में बात कर रही हूँ। विरहा का मतलब है तड़प। तड़प में ये भी एक सवाल हो सकता है जहन में कि हम शायद कभी ना मिले। तड़प इसकी भी हो सकती है कि शायद वो इस दुनिया में ही ना हो। तो विरहा के और तड़प के और दर्द के अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी विधवा के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जिसका पार्टनर अभी नहीं है इस दुनिया में, तो उसका जो दर्द होगा ना, वो बहुत अलग लेवल होगा। मैं सिर्फ उसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ, उस दर्द में जा नहीं सकती हूँ। तो मैं जब भी देखिए, जब मैं कहती हूँ कि जब कविता आपके पास आती है ना, तो वो एक ख्याल होता है जो आपकी झोली में आके गिरता है। वो एक लाइन ही होती है, एक शब्द होता है जो आपकी झोली में आके गिरता है और अचानक से एक पॉइंट पे आता है। आप उसके ऊपर फिर आप रोम अराउंड करते हो, आप उस ख्याल के आसपास घूमते हो, आप सोचते हो, आप क्या करते हो। जब भी मैं कहानियाँ लिखती हूँ और सोसाइटी के इश्यूज़ के बारे में बात करती हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं केस स्टडीज़ पढ़ती हूँ। जैसे मेरे को अगर किसी वीर सुहागन के बारे में बात करनी है, ऐसी औरत के बारे में बात करनी है जिसका पति अभी शहीद हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपनी जान दी है, तो मैं ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगी, उनके इंटरव्यूज़ पढ़ूँगी, उनकी केस स्टडीज़ पढ़ूँगी कि वो क्या महसूस करती हैं। उनको मतलब उनके लिए तो फिर सबसे बड़ा गम है ना, हमारे तो गम फिर कुछ और बचे ही नहीं कि ना तो वो जीते जी साथ रह पाए, ना वो मरने के बाद साथ रह पाए। तो मेरा यही होता है कि आप एक ख्याल के आसपास घूमें, आपने उस ख्याल के बारे में पढ़ाई करी। पढ़ाई आप कैसे भी कर सकते हो, आप लोगों की कविताएं पढ़ सकते हैं, नज़में पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं। हो सकता है ख्याल कॉपी होने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली ना, अब तुरंत लिखने मत बैठो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका लहजा, उसको लिखने का तरीका, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं अगर मानव कौल को पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो मेरे एक हफ्ते के बाद में जहन में जो ख्याल आएंगे वो मानव कौल की तरह ही आएंगे कि वो उस तरीके से लिखा करते हैं, वो बातों को अधूरी छोड़ दिया करते हैं, अंत में उनकी बहुत ओपन एंडेड चीज़ें होती हैं, वो कहानी को कभी ख़त्म नहीं करते हैं। मैं अगर राहत इंदौरी साहब की कविताएं पढ़ना शुरू कर दूं, तो मेरे जहन में उनकी आवाज़ गूंजेगी, तो मैं उस तरीके से लिखना शुरू कर दूंगी। तो ये हर राइटर के साथ होता है। तो मैं कहती हूँ कि आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपके दिमाग में कोई ख्याल आ गया है, आप तुरंत लिखने मत बैठो, आप उसको अपने अंदर बसने दो, और फिर आप आराम से किताब खोलो, फ़ोन खोलो, जहाँ भी आप लिखते हैं, फिर आप लिखना शुरू करें। वो फिर अपने आप चीज़ें बनती चली जाती हैं, वो बुनती चली जाती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, बहुत रोज़ नहीं लिखती हूँ। ये है कि कभी लिखने बैठी तो हो सकता है कि पूरी पूरी कविताएं लिखती हैं, बहुत कुछ लिखती है आपने, और कभी कोशिश करती हूँ तो 2 लाइन के आगे कुछ लिख ही नहीं पाती हूँ। तो ये कविताएं हर किसी के साथ ना अलग अलग तरीके से होती हैं, हर किसी का राइटिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, लेकिन ज़रूरी यही है ये सोचना कि
आपको उस इमोशन में होना ज़रूरी नहीं है। आपको प्यार की बातें करने के लिए प्यार में होना ज़रूरी नहीं है। आपको सोसाइटी के इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए उन इश्यूज़ में होना ज़रूरी नहीं है कि आप वायलेंस को झेलो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करो या डाउरी के बारे में बात करो या फिर आप रेप के बारे में बात करो। आप उनके दर्द को समझो, क्योंकि आप समझोगे तो फिर लोग, और दिल से कही जाने वाली बातें दिलों तक पहुंच जाती हैं। अच्छा, आप चूंकि स्टोरीज लिखते हैं, लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है? मतलब कितना कितना होता है वो? यार बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना कि हमारा दिमाग ना कई बार एक जगह ना स्टक हो जाता है, नहीं सोच पाते। किताबें पढ़ना, आप मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे फादर सदियों से हम देखते रहे, दादा परदादा सुबह उठते हैं अखबार खोल देते हैं और फिर वो पूरा दिन उस बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये पढ़ना वहीं से आ रहा है। आप जब कुछ पढ़ते हो ना तो आपको नए ख्याल मिलते हैं, नए शब्द मिलते हैं, नए विचार मिलते हैं, नई जगह की बातें पता चलती हैं। तो आप अपने घर गृहस्थी में रहकर कब तक सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में लिखोगे? आपको चाहिए कि किसी और की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो पता तभी लगेगा जब आप किताबें पढ़ोगे या पढ़ना शुरू करोगे, और किसी को भी पढ़ो। मैं राइटिंग में अपना जो इनका जवाब था वो उससे भी वाकिफ हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि एक्टिंग जो मेरा जोनर है ना, उस वो है इमेजिनेशन का गेम। भाई इमेजिनेशन पे चलना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बोले कि तेरे फादर की डेथ हो गई, डेड बॉडी पड़ी हुई है और रोना है, अब वो मैं क्रिएट तो नहीं करूंगा कि मैं अपने फादर को देख के वहाँ इमेजिन करूंगा, बट ये नहीं कि मैं जाके अपने फादर को निपटा दूँ, वो तो कोई बात ही नहीं हुई। तो वो इमेजिनेशन का होता है। और राइटिंग में, पोइट्री में जब मैं लिखने जाता हूँ तो मैं हमेशा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसमें भी वो नहीं है कि कुछ गलत करके लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं हॉरर लिख रहा था, तो कल हम परसों नजफगढ़ से शायद आ रहे थे, तो काफी ना वहाँ सुनसान और हाईवे पे हम आधा हाईवे क्रॉस कर गए और सुनसान काफी, और बीच हाईवे में डिवाइडर लगा के रोका हुआ है, हाईवे को बंद किया हुआ है। अब वो बंदा जो कैब ड्राइवर था वो हमें बोलता है कि सर यहाँ मर्डर भी बहुत हो जाते हैं, ये कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही? अब ये पीछे से ये डर रही है, साथ में मैं भी थोड़ा डरा हुआ, मैं माइंड में ही मेरी वो हॉरर और वो किलर वाली चीजें चल रही है। वो ड्राइवर एक थोड़ी सी हाइट में कम था, वो गाड़ी भी ऐसे चला कह रहा सर यहाँ मर्डर हो जाते हैं, लगता है ये कुछ बिछा रखा है, मैं घुमा लेता हूँ। घुमाने लगा, मैंने बोला भाई ये मैप से जो जा रहा है ना यहाँ से ले ले। नहीं नहीं सर मैं आपको शॉर्टकट से ले जाता हूँ, किसी भी गली में घुमा रहा है। तो वो जो माहौल क्रिएट हुआ ना, उसने जो डराया है वही हमें राइटिंग में लाना पड़ता है ना। तो उस माहौल को आपको फील करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जो 2 एपिसोड लिखे हैं, वाह 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 बढ़िया वो अजीब चीज है यार। हाँ, हर बार सीन को क्रिएट भी नहीं कर सकते, उस सीन को अलग अलग चीजें यार। देखो एक्टिंग में आपको इमेजिन करना होता है, पोइट्री में आपको फील करना होता है। आप हर चीज को सिर्फ फील करके ही लिख पाओगे, या उस इंसान के साथ बैठ कर, या उस इंसान के घर में बैठ कर, या उस इंसान का हाथ पकड़ कर जिसके साथ वो चीज बीतती है, क्योंकि उनके ख्याल होंगे, आपका फील होगा, और उन दोनों का जब अटैचमेंट होता है तो वो क्रिएशन बनते बाद में लगता है। थोड़ा स्किल फोकस, थोड़ा सीरियस प्रश्न की क्या चैलेंजेस आते हैं? बहुत नॉर्मल प्रश्न है, बट सबका एक अलग अलग जवाब होता है, और ये दर्शकों के लिए बहुत मतलब हेल्पफुल होता है, जो लोग भी अपना कैरियर एक्टिंग में या फिर पोइट्री में, राइटिंग में बनाना चाहते हैं। आपसे क्या, आपने चूंकि स्टेज की काफ़ी पोइट्री करी है, और मुझे लगता है ना स्टेज की पोइट्री और बुक्स की जो लिखने वाली, पढ़ने वाली पोइट्री होती है, बहुत डिफरेंट होती है वो। तो जब परफॉर्म कर रहे होते हैं बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं उस समय पे, कि ऑडियंस को कैसे हंसाना है, क्या करना है, ऑडियंस को एंगेज रखना है। लिखने वाले को लिख के चला गया, पढ़ने वाले को जो सोचता होगा सोचेगा वो, बट वो एक लाइव है भाई, एक परफॉर्मेंस चल रहा है उस टाइम पे। क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं वहाँ पे उस टाइम पे? हाँ देखिए, स्टेज पे जाने से पहले सबसे पहले अपने पीस को मैं जो हूँ उतना काबिल बनाती हूँ कि अगर मैं उसको 10 बार पढ़ूँ तो 10 बार मुझे वही इमोशन फील होना चाहिए जो मैंने लिखते वक्त किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत टूट के कोई चीज़ लिख दी और मैं लिखते लिखते भी रो रही हूँ, और हो सकता है कि जब मैं अगले दिन या अगले सुबह या अगले हफ्ते उस चीज़ को पढ़ूँ तो मुझे वो इमोशन ना फील हो। तो आप फिर ये समझिए कि उस पर भी काम की ज़रूरत है। लिखाई का मतलब यही है कि जो जितनी बार सुनेगा, जितनी बार पढ़ेगा, वो उतनी बार उस एहसास में जाएगा, उसको महसूस करेगा। और अगर वो महसूस नहीं कर पा रहा है तो वो चीज़ अभी ज़िंदा नहीं है, वो मर चुकी है। तो स्टेज पे जाने के लिए आपको अपनी चीज़ों को ज़िंदा रखना पड़ेगा, तभी वो ज़िंदा लोगों को कनेक्ट कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैमरा तो इसलिए कि सामने कैमरा लगा रखा है, हम अपना बोल के आ जाएंगे, जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, जिसको पसंद आएगा वो पसंद कर लेगा।
स्टेज इज समथिंग कि आपको उस वो कहते हैं ना, उस माहौल में, उस एरिया में उस वाइब को फैलाना है कि अगर मैं प्यार के बारे में बात कर रही हूँ तो फिर मुझे इस तरीके से बात करनी है प्यार के बारे में, मुस्कुराहट के साथ, सुकून के साथ, सादगी के साथ, कि वो लोग अपने पार्टनर के साथ जो आए हैं उनका हाथ पकड़ के बोले कि हाँ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। उनको वो प्यार महसूस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल से नहीं बोलोगे, आपने दिल से कोई चीज़ नहीं करी है, आपकी चीज़ दिल से नहीं लिखी गई है, तो वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुँचेगी। तो मेरा यही होता है कि आप जब भी स्टेज से पहले जा रहे हैं तो अपने पीस को उतना रेडी कर लें, फर्स्ट कि आप उसको ज़िंदा बना लें। दूसरी चीज़ ये कि प्रैक्टिस अलॉट। और मैं मिरर रिहर्सल्स में बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, क्योंकि आपको फिर ये पता लगता है कि आप दिख कैसे रहे हो। आप मिरर में जैसे दिखते हो वो लोगों की नज़रें हैं। आईना कहते हैं, आईना लोगों की आँख होती है। आपको नहीं पता कि अभी आप कैसे दिख रहे हो, वो आप आईने में जाके देखते हो। वो आईना आपको बताता है कि आप लोगों की नज़रों में कैसे दिख रहे हो। तो आप आईने में जाके अपने प्रैक्टिस करो, आप मूवमेंट्स करो, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम करो। आप अपने आप को वो कर लो ना कि यार अब ये चीज़ है, बिकॉज आपका लुक भी मैटर करता है। लुक नॉट बाहरी खूबसूरती, आप उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्टर हैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जानते होंगे कि आप अपने चेहरे से ही लोगों को बताते हैं कि आप किस जोन में हैं। अगर मेरी आंखों में आंसू नहीं होंगे, मेरी आंखें नम नहीं होंगी, तो मैं नहीं मानती कि मेरी बातें सुन के कोई और भी अपनी मैं अगर हंसते हंसते दर्द के बारे में बात करूँगी तो कोई दर्द को महसूस ही नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा ना कि यार ये तो बस पढ़ के चली गई। तो देयर इज अ लाइक ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिसाइटिंग अ पीस एंड परफॉर्मिंग अ पीस। परफॉर्म करने के लिए आपको अपने चेहरे से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कपड़ों से, अपने हैंड जेस्चर से, आपको हर तरीके से आपको उस रूप में ढलना है ताकि लोग उस पर यकीन करें। और रिसाइटिंग इज़ लाइक आपने तो बुक पढ़ के छोड़ दी है। राइट। एक एक जो आप कहानी लिख रहे होते हैं, आपके हिसाब से एक अच्छी कहानी कैसे गढ़ी जाती है, कैसे बनती है, जो लोग जिसको सराहें, क्या होता है वो अच्छी कहानी का फॉर्मूला या डेफिनेशन? यार मेरे लिए तो जो मेन चीज़ मैटर करती है ना, मैं जो दौर चल रहा होता है ना उस दौर के हिसाब से लिखना पसंद करता हूँ। क्योंकि अगर मैं आज से 100 साल पुरानी वाले माहौल को आज क्रिएट करूँगा, वो लोग देखेंगे, वो फैंटेसी में देखेंगे क्या क्या हुआ करता था, लेकिन उस इमोशन को फील नहीं कर पाएंगे। आज से पहले अंग्रेजों के साथ हमारे दादा परदादों ने किस तरीके से लड़ाई की थी, क्या क्या बीता होगा, वो सिर्फ देखना पसंद करेंगे, फील करना नहीं, ना वो फील कर पाएंगे। पर आज जो माहौल में चीज़ें चल रही है ना, उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, और क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऑडियंस के लिए लिखते हो ना, तो आपके लिए 3 चीज़ें मैटर करती हैं जो मुझे लगता है। पहली, कि आप जो कन्वे कर रहे हो क्या वो सुनने के लायक है, क्या वो रेडी है। पहली चीज़, आप जो कन्वे कर रहे हो वो देखने के बाद या उस पॉइंट को सुनने के बाद उनकी लाइफ में चेंज क्या आता है। तीसरा, ये कहानी मुझे कैसे बदल रही है या मेरे अंदर क्या चेंज लेके आ रही है। ये 3 चीज़ होती है। स्टार्ट, मिड और एंड हर कहानी का पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई हॉरर सीरीज लिख रहा हूँ तो वो चीज़ है जो आज से कुछ वक्त पहले हुई है, उसके होने के बाद उस गांव में बदलाव क्या आया, और वो चीज़ें आने सुनने से या उस चीज़ को लिखने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज हुआ, मैं कितना ओपन हो पाया, कितना समझ पाया उस चीज़। तो मेरे लिए यही पॉइंट होते हैं सारे। लिटरेचर, कविताएं, एक्टिंग, एक फेज होता है लाइफ में, बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत लोग हीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और मुझे लगा सबकी लाइफ में होती है। कितना किस तरीके का लिटरेचर या कितना लिटरेचर हेल्पफुल होता है किसी को किसी की लाइफ में हील करने के लिए? वो हीलिंग का या डिप्रेशन का कारण कुछ भी हो सकता है, उसका ब्रेकअप हो सकता है, लाइफ की दूसरी परिस्थितियाँ हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन लिटरेचर का पढ़ना, लिटरेचर का लिखना कितना हेल्पफुल होता है इंसान को हील करने में? देखिए, मैं मानती हूँ कि जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को पढ़ता है ना, तो उसके मन में 2 ख्याल आते हैं कि या तो ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये मेरे साथ घटित हुआ है। दूसरा ये कि ये हो गया है लेकिन अब मुझे बदलाव लाना है। तो लिटरेचर को देखो, जब
कोई मनोस्थिति होती है ना किसी इंसान के जहन में, किसी भी लाइफ सिचुएशन को लेके हो सकती है, वो चीज़ें हो गई हैं। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि अब आगे क्या, अब नेक्स्ट क्या है, बिकॉज आप ज़िंदगी भर तो उस जोन में नहीं बैठे रह सकते हो और आपको फिर अपने आसपास की चीज़ें देखनी है। और मेरे को हमेशा इन्होंने एक बात सिखाई है कि आपकी ज़िंदगी में जो आपकी परवाह करते हैं वो आपके अपने हैं, आपके घर वाले हैं, आपका पार्टनर है, आपका भाई है, बहन है, जो आपके अपने हैं। और आपके जो गिने चुने दोस्त जो आपको दिल से चाहते हैं। दोस्त की फिर एक अलग परिभाषा है। अगर आप समाज को लेके, दुनिया की नज़रों को लेके, या फिर ये सोच के कि अब मैं बाहर निकलूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाऊँगा, या फिर मैं उस जोन से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, अगर आप उन चीज़ों को लेके बैठे रहोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आपकी परवाह सिर्फ आपके अपने करते हैं। और यही एक बात कहते हैं कि आप कितना कमा रहे हो वो बाहर वाले पूछेंगे, आप क्या खा रहे हो ये घर वाले पूछेंगे। तो पढ़ने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। हमने पढ़ने की बहुत बात की, आप किसको पढ़ते हैं, किन राइटर्स को पढ़ते हैं, चाहे नए राइटर्स में होंगे, पुराने राइटर्स में होंगे। प्लस मेरी ये क्यूरियोसिटी है कि अभी ना हम लोग पढ़ते हैं दुष्यंत कुमार को, दिनकर को, उस टाइम पे कुछ परिस्थितियां थी देश की, जिस तरीके से चीजें देश में चल रही थी, वो लिखने की फ्रीडम थी। हाँ। कि वो जो गवर्नमेंट है या जो पक्ष में बैठा हुआ जिसकी सरकार चल रही है उसके अगेंस्ट भी लिख रहे हैं, फिर भी पूरी फ्रीडम के साथ लिख पा रहे हैं, है ना। आज के दिन में क्या कोई लेखक, मान लीजिए आपने बोला कि आप प्यार मोहब्बत में बहुत कम लिखते हैं, दूसरे टॉपिक्स में लिखते होंगे, वो फ्रीडम है उस खुल के लिख पा रहे हैं उन टॉपिक्स में। अगर आप राजनीति में लिखते हैं तो क्या किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार के अगेंस्ट में आपको लिखना है, वो फ्रीडम आपको फील होती है अंदर से कि अगर मैं लिख दूंगी तो कुछ ऐसा ना हो जाए, या मैं ऐसी कोई स्टोरी लिख दूं जो सरकार के थोड़ा अगेंस्ट में हो तो कुछ कोई एक्शन ना हो जाए। इतना फ्री राइटर है आज के दिन में लिखने के लिए। देखिए, जब आप लिखने की बात करते हैं ना, तो लिखने से पहले आता है सोचना। आपको सोचने की आज़ादी है। फिर इन्होंने अभी एक बात कही कि वो कन्वे करने के लायक चीज़ है या नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कल को बोलने लग जाऊँ कि विमेन अगेंस्ट लाइक क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो वैलिड है। आजकल बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं इस बात को बोल रहे हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने बोल दिया, ये मेरे सोचने की आज़ादी है, लेकिन ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, बिकॉज अलग अलग पहलू हैं। जब हम लिखने के बारे में बात करते हैं तो लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू वही होता है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो तो क्या वो सही है या गलत है। आपकी नज़रों में हमेशा जो चीज़ सही है वो दूसरों की नज़रों में गलत भी हो सकती है, और जो आपके लिए गलत है वो दूसरों के लिए सही भी हो सकती है। तो आप अपने पॉइंट पे अड़े रहो, आप एक दायरे में रह के चीज़ें करो। दायरा वो होता है जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर मैं ये बोल दूं कि जाओ सबको मार के आ जाओ, दुनिया ऐसी है, सबका कत्ल कर दो या सबका खून कर दो, तो ये हमारा एक दायरा है कि मैं ऐसी चीज़ें लोगों के सामने नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको उकसा रही हूँ कोई ऐसा कर्म करने के लिए जो कि धर्म के अनुसार या कर्म के अनुसार बहुत गलत है। मैं किसी को मारने के लिए नहीं उकसा सकती हूँ। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ कि औरतों के साथ अत्याचार होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बिल्कुल ये मत कहिए कि सिर्फ औरतों के साथ अत्याचार होता है, आदमियों के साथ भी होता है। परेशान वो भी हैं, दबाव में वो भी हैं, क्राइम उनके साथ भी होते हैं, मर्डर उनका भी होता है, रेप उनका भी होता है, टॉर्चर उनके साथ भी होता है, हरासमेंट उनके साथ भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप वो बातें करें जो लोग सुनना चाहते हैं। आप उस पक्ष के बारे में बात करें जिस पक्ष के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक मुद्दा उठाया था कि LGBT कम्युनिटी के बारे में कोई बात नहीं करता है, उनके बारे में बात की जाए, उनको फिर समाज में रहने का एक पहचान मिली कि हाँ अदर जेंडर भी होता है, वो उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो उनकी पर्सनालिटी है, उनसे उनका जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है
कि आपको कहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, सब चीज़ का अधिकार है, लेकिन आपको आपका समाज बताता है कि आपको किस चीज़ का अधिकार है या नहीं है। एक समाज का एक दायरा है, एक ढांचा है जहाँ पे रह के आपको चीज़ों को करना है और सामाजिक तौर पे करो। किसी से डरो मत कि मैं अगर किसी पार्टी के बारे में बोल दूंगी तो दूसरी पार्टी बुरा मान जाएगी, मैं किसी धर्म के बारे में बोल दूंगी तो दूसरा धर्म बुरा मान जाएगा। वो सोच के आप कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल कि नहीं यार मैं तो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करूँगी बिकॉज मैं हिंदू हूँ, तो मैं फिर मुसलमानों की बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ। आप कुछ भी करो, आप अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप शौक से पढ़ाई करो, आपका हक है पढ़ाई करना, लेकिन वो करते वक्त आप दूसरों को नीचा मत दिखाओ, बस वो ध्यान रखना है। तो आपके पास सवाल ही भूल गया मैं क्या था। हाँ, सवाल अच्छा। जिस तरीके से जो हमारे जिन कवियों को, जिन राइटर्स को हम फॉलो करते हैं, दुष्यंत कुमार, दिनकर, उस विंग में जितने भी राइटर्स हुए हैं, बहुत फ्रीडम था उनके पास लिखने का कि वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में लिख रहे हैं और इंदिरा गांधी प्रेज कर रही है बाद में उनको, नहीं आपने आग दिखाई, हमको सही बताया। ये अभी ऐसा भी नहीं कि सेंचुरीज निकल गई हैं, कुछ दशकों पहले की बात है, टाइम चेंज हुआ। आज के दिन क्या आपको वो फ्रीडम लगता है कि अगर आज के दिन में आप कुछ ऐसा लिख देते हैं जो किसी एक पक्ष को, किसी एक धार्मिक समुदाय को पसंद नहीं आता है, वो फ्रीडम के साथ आपके खिलाफ अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो, क्या उस फ्रीडम से अभी आप लिख सकते हैं या स्टोरीज अपनी उस बेसिस पे बना सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं? यार घर पहले भी जलाए गए हैं लिखने पर, घर आज भी जल रहे हैं लिखने पर। पहले अलग मर्यादाएं थी, आज अलग मर्यादाएं चल रही हैं। अभी आपने रिसेंट केस देखा होगा आदिपुरुष का, है ना? कहानी वही थी, बस लिखने का अंदाज थोड़ा चेंज किया गया था और क्या हुआ वो आपने देखा। हाँ, ये बात सच है कि आज हर वो चीज़ आप नहीं लिख सकते जो आपको लगता है कि वो सही है। आपको वो लिखना पड़ेगा जो लोग सुनना चाहते हैं कि वो सही है। आज के दौर में ना हर किसी के अंदर एक मैं है, सिर्फ अपनी तारीफ से लोग सुनना चाहते हैं, अपनी बुराई कोई नहीं सुनना चाहता। अगर आज मैं ये लिख दूं कि इस सरकार में ये कमियां हैं, ये जो सरकार है ये इस तरीके से लोगों को नीचे गिरा रही है, तो अगले दिन मैं जेल में होऊंगा। फैक्ट है। अगर मैं ये लिखना शुरू कर दूं कि ये सरकार बहुत अच्छी है, तो दूसरी सरकार मुझे बैठा देगी कहीं ले जाके। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आज भी और कल भी, ये वक्त पहले भी वही था, आज भी वही है और ये चलता ही रहेगा। आप कभी भी हर बात खुल के नहीं बोल पाओगे, फैक्ट है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम गाली घर के बाहर दे सकते हैं, घर के अंदर नहीं, है ना? तो हम देश में रह के देश के बारे में हर वो बात नहीं बोल पाए, हमें बोलना वही पड़ेगा जो लोग सुनना चाहते हैं। छोटी सी चीज़ है बट ये है, फैक्ट है। हम एक पिंजरे में हैं और ये रहने वाला, ये कभी टूटने वाली चीज़ नहीं है। कुछ हद तक को लगता भी है कि जो लगता है कि जो समाज को देख के चीज़ें बोलनी चाहिए, जो एक बड़ी संख्या को पसंद है, बड़ी संख्या को जिस तरीके की चीज़ें चाहिए, है ना, कई बार मुझे लगता है उस तरीके की चीज़ें पहुँचती हैं। मेरी जिज्ञासा है कि आपका राव साहब वही वाला राव साहब है जिस समय गुड़गांव में पड़े? हाँ वही वाला हाँ वही वाला है। ओके, पर लाइट करते हैं, आपके लिए प्यार क्या है? यार मेरे लिए प्यार मेरे घर जैसा है। मैं मानता हूँ कि प्यार कोई चाहत नहीं होती है। चाहत होती है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, वो मिल गई, वो खत्म हो जाती है। प्यार मेरे लिए घर की तरह होता है। आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, सुकून आपको घर ही मिलेगा, है ना? तो मैं मानता हूँ कि जब आप प्यार में होते हैं ना, तो आपको एक इंसान की रूह की एक साथ, आप जब प्यार में होते हो ना, आपको चाहिए होता है कि कोई इंसान हो जो आपकी फीलिंग को समझ जाए बिन बोले। कई बार ऐसा होता है कि मेरा मूड नहीं होता है बात करने का, मैं किसी जोन में होता हूँ लिखने के, तो मैं कुछ लिख रहा होता हूँ, ये मेरे से आके कुछ बोलती है और मैं बस इनको देखता हूँ, ये समझ जाती है। तो यही है प्यार। हर बात जरूरी नहीं है कि हर सवाल या हर जवाब का आखिरी लाइन सामने वाली की हो या आपकी हो, आपको समझना भी बहुत जरूरी है। प्यार फील है, माहौल है, घर है, माँ बाप है ना? आप माँ बाप से प्यार करते हो, सौदा तो नहीं करते हो, छोड़ते तो नहीं हो। ये डाइवोर्स वाली जो चीजें चल रही है, प्यार मोहब्बत के बाद ही क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों ने उम्मीद लगानी शुरू कर दी है, चाहते बढ़ गई है, डिमांडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। मैं ये चाहता हूँ वो करो, वो नहीं करा तो डाइवोर्स। मैं ये चाहता हूँ ये होना चाहिए, वो नहीं किया तो डाइवोर्स। ही प्यार था फिर तुम्हारा? लोग 10-10 साल लिविंग में रहते हैं, शादी करते हैं, 3 महीने बाद डाइवोर्स हो रहा है, ये प्यार था?
तो फील ही नहीं कर पा रहे, आप माहौल नहीं बना पा रहे। आप जब अपना घर बनाते हो ना तो तिनका जोड़ के बनाते हो, जब तोड़ते हो ना तो सर पकड़ के बैठते हो, यही होता है क्या। लेकिन जब आपने डाइवोर्स लिया तब तो आपने सर नहीं पकड़ा, आपने दिया वो पीछा छोड़ा, बाहर हो जाए भैया, ये तो नहीं। तो वही है। ब्रेकअप और डाइवोर्स को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या थॉट था? ब्रेकअप दो लोगों के बीच में होता है, डाइवोर्स जो होता है वो दो दुनिया के बीच में होता है। दो दुनिया इन द सेंस कि एक लड़के की दुनिया जिसमें उसके माँ बाप, परिवार, समाज, वो सारे लोग जो आपकी शादी में इकट्ठा हुए थे, वो सबको पता लगेगा कि जितने धूमधाम से इन्होंने दिखावा करके शादी की थी कि लो जी दो लोगों का मिलन हो रहा है, दो आत्माओं का मिलन हो रहा है, राम सीता आ गए हैं, जितने गाने बजाए थे वो सब दिखावा था। असल तो ये है कि लड़की चाहती है कि माँ बाप के साथ नहीं रहना है, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे रोक टोक नहीं चाहिए, सारा पैसा लाके मुझे दे रहे हो, आप मम्मी के साथ क्यों बैठे रहते हो, आप मम्मी को सारी बातें क्यों बताते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। माँ कह रही है कि तुम बहुओं के बीच में घुसे रहते हो, तुम हमको वक्त नहीं देते हो। तो ये जो क्लैशेस है ना, ये मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा समझ का है, और बीच में जो फंसता है ना वो आदमी फंसता है। मैं बहुत ज़्यादा आदमियों को सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि आदमी जो होता है ना वो चुपचाप रह के दोनों चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है कि एक हाथ से उसने माँ बाप को और अपने परिवार को पकड़ा हुआ, और एक हाथ से उसने अपने आने वाले परिवार को पकड़ा हुआ है कि इधर से मुझे अपनी बीवी को भी संभालना है, इधर से मुझे अपने माँ बाप को भी संभालना है, और मुझे देखना है कि कोई एक हाथ जो है ना वो ढीला ना पड़ जाए, वो पकड़ ढीली ना पड़ जाए। वो सारा खेल समझ गए कि एक तरफ माँ बाप भी समझें कि हाँ एक नया परिवार बसने जा रहा है तो उनको भी अपना एक स्पेस दिया जाए, उनको एक फ्रीडम दी जाए, और दूसरी तरफ वो औरत ये समझे कि ये जो माँ बाप है ना, इन्होंने इनको जन्म दिया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, इनके लिए अपनी कितनी रातें जाग कर निकाली है, अपना पेट काट काट के घर बनाया है, घर बसाया है। तुम कैसे अचानक से आके बोल सकते हो कि मुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहोगे? तुमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं, या तो तुम अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाओ और बोल दो कि तुम भी अलग रहो। अगर करना है तो फिर दोनों तरफ से रहो। इधर से मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने माँ बाप के पास प्रॉपर रहूंगी, लेकिन तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो। क्यों? और विदाई सिर्फ लड़की की नहीं होती है, लड़का भी विदा होता है, लड़का भी जुदा होता है जब लड़की आके बोलती है कि नहीं अब तो हमको सेपरेट रहना है। हर सेपरेशन माँ बाप से अलग होना मतलब गलत नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए, और अब आप ये कह रहे हो कि हमें अपनी ज़िंदगी बनानी है, हम आपके साथ नहीं रह सकते। एक माँ बाप मिलके 5 औलादों को पाल लेगी, लेकिन 5 औलाद मिलके ये बंटवारा करते हैं कि आज माँ बाप के साथ तुम रहोगे, मैं माँ को रखूँगा, तुम बाप को रखोगे, और हम ऐसे अदला बदली करते रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट इशू। बात अलग अलग तरीके से होती भी है और नहीं भी होती है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, वो सही मैसेज नहीं पहुंचता या लोग फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल बात होनी जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की। चूंकि हम सोशल मीडिया से, आपका पहला कनेक्ट भी सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया कितना इन्फ्लुएंस है लिटरेचर के लिए, पॉजिटिव वे पे और निगेटिव वे पे? देखिए ये ज़्यादा है पोइट्री में, मेरा थोड़ा देखिए सोशल मीडिया एक ज़रिया है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और जब लोगों तक आपकी बात पहुंचती है तो कुछ लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। अब कंटेंट तो हर तरीके का मार्केट में फ्लो हो रहा है, क्रिंज भी हो रहा है, छपरियों वाला भी हो रहा है, छपरियों इन द सेंस कि आप मेरे फीलिंग्स विदाउट सेंस वाला वो भी हो रहा है, एंड कुछ काम की बातें भी, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी फ्लो हो रहे हैं। हमारे जो हमारी जो मास ऑडियंस है, आप देखिएगा कि अभी कोई इंसान जो है वो न्यूडिटी प्रमोट करके या फिर कोई भी ऐसा क्रिंज हरकत करके चीज़ों को अभी 15 सेकंड का कुछ रील या शॉर्ट डालेगा तो एकदम से उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि लोग ना फ़न ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, उनको कुछ भी फ़न दिखेगा और वो उस चीज़ को शेयर कर देंगे, मार्केट कर देंगे। लेकिन अगर सही चीज़ है
तो वो सही चीज़ वही लोग पसंद करेंगे जो उस इंटेलेक्चुअल माइंड जोन में होंगे। और सोशल मीडिया देखो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देता है। मैं अगर कोई बात कहूँगी तो जो समझने वाले लोग होंगे वो समझ जाएंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि लड़कियाँ ये सब करती हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, मैंने कुछ भी बोल दिया तो लड़के तो सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, लड़कियाँ सब अगेंस्ट में चली जाएंगी। तो नेगेटिव दोनों तरीके से है, किसी के लिए कोई बात अच्छी हो सकती है, किसी के लिए कोई बुरी हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि वो कंटेंट जो है, आपका कंटेंट आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है और जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी दिमागी स्थिति पे क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है। अगर आपको लगता है कि पॉपुलर होने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इन्हीं रास्तों पे जाना है, अगर यूथ यही समझ रहा है कि हाँ आपको फिर न्यूडिटी ही प्रमोट करनी है, आपको फिर सेक्सुअल चीज़ें ही प्रमोट करनी है, आपको उसी तरीके से कपड़े पहनने हैं, तो आज़ादी रखो, लेकिन फिर ये मत कहो कि हमारे से उसने ऐसा बोल दिया, हमसे उसने वो कर दिया। दोनों तरफ से रेडी रहो। राइट जी, कितना वायरल होना है, कितने फॉलोअर होने हैं, बहुत फॉलोअर होने हैं, बहुत वायरल होना होता है। यार ये फॉलोअर, ये रीच के जो गेम है ना, ये तो एक तो इनके आने के बाद मुझे पता चला। हम तो हमारा सिंपल होता था, सुबह एक फोटो डाल दी, शाम को एक फोटो डाल दी, ठीक है, लाइक आए तो ठीक, ना आए तो। बट आज ना ये रीच, ये एंगेजमेंट या ये फॉलोअर ना एक तरीके से आपके परिवार के तौर पे देखा जाता है कि कितने लोगों से आप जुड़े हुए, कितने लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, है ना। दूसरी चीज जो पोइट्री की भी हो रही थी वो ये है कि पहले ना किताबें, पोइट्री पढ़ी जाती थी, अब सुनी जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सोशल मीडिया ही है। इसने लोगों को बनाया भी और बिगाड़ा भी है। पहले लोगों के पास जरिए नहीं थे, हर किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, नेट नहीं होता था, टीवी नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे, बट अब एक छोटा सा मोबाइल आ गया जिसमें पूरी दुनिया भरी हुई है। अब किताब के अंदर 5 कहानियां, 10 कहानियां, 1000 कहानियां लिख दोगे, लेकिन ये जो मोबाइल आपके हाथ में, सोशल मीडिया आपके हाथ में, इसमें 1 करोड़ अरब खरब पता नहीं कितनी कहानियां जमा है। तो आपको सही कहानी कौन सी चुननी है वो आपके हाथ में है ना। आप घर को बनाने वाले भी सुन सकते हो, घर में कलेश पैदा करने वाले भी सुन सकते हो। सोशल मीडिया दोनों तरीके से काम करता है ना। आईने में आप चेहरा देख के संवर भी सकते हो, आईने में मुक्का मार के खून भी निकाल सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हो। और यही फॉलोअर्स और ये जो लाइक वाला है, ये भी आपके एक परिवार के तौर पे होता है। आप सबसे अच्छी चीज ये है कि फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम ने एक अच्छी चीज ये कर दी है कि आपकी जो रीच होती है ना, उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अब मैं और अच्छा करूंगा या मैं इस तरीके का करूं। बट यही नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है जब आपने कुछ पॉजिटिव बोला और उस पर व्यूज नहीं आए, आप वो कहना छोड़ देते। आपने कुछ गलत बोला, मिलियंस क्रॉस कर गए, फिर आप गलत बोल रहे। सही और गलत दोनों तरीके की चीज है। कोई पोएट्री आप अगर सुना पाए आखिरी में? कौन सी सुनाओ आप बताओ। मुझे तुम्हारी आप बताइए, मैम सुनेंगे। मुझे तुम्हारी कोई याद नहीं आ रही। यार मैंने अभी कुछ रिसेंटली लिखा था, वही सुना देती हूँ। याद नहीं है गाइस, सॉरी। मुझे भी ढूंढना पड़ेगा क्या कुछ। हाँ जी। मैंने नहीं, बहुत एक ख्याल ही था कि जब हम सफ़र में होते हैं ना तो सब रास्ते एक जैसे होते हैं। हम उन पर किस भावना से चलते हैं वो रास्ता हमको वैसा ही लगता है। मान लीजिए कि हम किसी रास्ते पे उदास होके चल रहे हैं, हमें ये पता है कि घर में किसी की मौत हो गई है, तो वो नज़ारे जिसको देख के दुनिया ये कहती है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये कितना सुहाना नज़ारा है, वो हमको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा खल रहा होगा। कुछ लोगों के लिए जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा सफ़र, उनको मज़ा आता है, लेकिन किसी के लिए जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो सब रास्ते एक जैसे होते हैं, आप उन पर किस भावना से चलते हैं वो आपको बताता है कि आपका सफ़र कैसा रहा। और ये आपकी ज़िंदगी में भी होता है कि सफ़र सबका वही है कि आपको कामयाब होना है। आप उस पर चलते चलते क्या भावना रख रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार आज फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उठना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तो आपकी वो ज़िंदगी थकान और फ्रस्ट्रेशन में ही आपको वही लगेगा कि ये तो स्ट्रगल है, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल है। लेकिन आप किसी चीज़ को लर्निंग प्रोसेस में आके काम करना स्टार्ट कर दो,
कि यार मुझे आज को सीखना है, आज नया दिन है। और रोज़ ये भावना नहीं हो सकती है कि आप रोज़ एक्साइटेड हो, नहीं। आपका मन बताता है कि आप उस सफ़र में कैसे हो। तो ये ख्याल लिखा था मैंने बेसिकली। बाकी मैं पोइट्री भी सुनाती हूँ यार मेरा नेट चल नहीं रहा है, कोई मेरे को खोल के देना इंस्टाग्राम। मेरी ना एक नज़्म ही कह लो, इसका नाम है मालिक। ओके। मालिक का मतलब है कि हम खुदा से बात कर रहे हैं और मैं खुदा को मालिक बोल रही हूँ कि उधड़ा सा कोई ख्वाब है मालिक, आँखों में शामिर बेहिसाब है मालिक, कच्ची सी यादों में सजी कोरी सी कोई किताब है मालिक, सर्द हवा और बादलों में रिसाव है मालिक, सर्द हवा और बादलों में रिसाव है मालिक, तड़प है किसी के दिल की या बरसात का आगाज़ है मालिक, और सुर्ख है सबब दीद का, सुर्ख है सबब दीद का, ये कैसा झुकाव है मालिक, इश्क है मोहब्बत है या बस रुझान है मालिक, और हरफे गज़ल आजकल बिखरे हैं मेरे, हरफे गज़ल आजकल बिखरे हैं मेरे, रुदाद में आया ये कैसा घिसाब है मालिक, और पायाब दरिया में डूब गई कल शाम कोई नाव। पायाब का मतलब होता है कम गहरा, कि पायाब दरिया में डूब गई कल शाम कोई नाव, हर खबर में तू होता क्यों बदनाम है मालिक। और अखबार में ध्यान दीजिएगा कि अखबार में इश्तिहार नहीं देता कोई जवानी का, अखबार में इश्तिहार नहीं देता कोई जवानी का, फिर बाज़ारों में बेटियां क्यों नीलाम है मालिक, और परिजात रूह मर चली किसी के इश्क में, परिजात रूह मर चली किसी के इश्क में, कारोबार मज़हब का क्यों आबाद है मालिक, ये तड़प है किसी के दिल की या बस रुझान है मालिक। बहुत शानदार। मैं बस ढूंढ लूँ। क्या ना, मैं बस ढूंढ लूँ। इन दो लोगों को आप रिकमेंड करेंगे कि कविशाला में आए, और दूसरा कविशाला को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कविशाला के बारे में किन दो लोगों को मैं सुनना चाहती हूँ कविशाला पे। मैं आई थिंक पुराने लोगों को ज़्यादा सुनना पसंद करूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी भी एक ऐसे शायर को बुलाइए जिसने अपनी ज़िंदगी कविताओं के ऊपर न्यौछावर कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फहमी बदायूं साहब को बुलाइए, आप फ़रहत एहसास साहब को बुलाइए, आप अज़हर इकबाल साहब को बुलाइए, आप इकबाल अशर साहब को बुलाइए। आप नए शायरों की बात की जाए तो ज़ुबैर अली ताबिश हैं, इस्माइल राज हैं, फिर एक अमृतांशु एक लड़का है जो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को बुलाया जाए, उन लोगों को सुना जाए जो कि एक्चुअल में लिटरेचर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि तुकबंदी में और कविताओं में बहुत फ़र्क होता है। प्रयास करेंगे लोग आए। हाँ, मैं कॉन्टैक्ट शेयर करूँगी। ये मैंने लॉकडाउन के दौरान लिखी थी और ये मैंने खुद पर लिखी थी कि मैं क्या हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, पर आप इस पोइट्री से समझो कि मैं क्या हूँ। तो उसके ऊपर मैंने लिखा था शांत। तो ऐसा है कि जो दिखता नहीं हूँ मैं, सच कहूँ वही हूँ मैं, जो दिखता नहीं हूँ मैं, सच कहूँ वही हूँ मैं शांत कीट सा छिपा छाल पेड़ में कहीं, मैं दिख रहा सामने, सच कहूँ नहीं हूँ मैं। उंगलियों में लिए कलम दूर कहीं खो रहा, उंगलियों में लिए कलम दूर कहीं खो रहा, रात भर लिखूं ख्याल, दिन में मैं सो रहा, होठ मेरे चुप रहे, कागज पर शोर हो रहा, मैं हंस रहा सामने, पर जो हंस रहा नहीं हूं मैं। बिन कलम में कुछ नहीं, अंदाज मेरा जो रहा, मैं खुद में खुद चुप हुआ, उफान दिल में हो रहा, लिखा जब भी सच लिखा, अल्फाज चाहे जो रहा, आदि हूं मैं अंत नहीं, वक्त चाहे जो रहा। क्या पाया ऐसा सामने, सच कहूं वही हूं मैं, हंस के शायर कवि कहा, सच कहूं नहीं हूँ मैं। बहुत शानदार। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला और एक अच्छी बातचीत हुई। जो लोग भी देखेंगे उनको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जो कि बड़ी राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो अपना थिएटर में करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी ये पूरी बातचीत।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ये बहुत ज़्यादा सडन कन्वर्सेशन था हमारा। मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, देखो पहले तो एक तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो करना है कर दो, ठीक है। कमेंट में बताओ कि हमारी कौन सी बात आपको अच्छी लगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारी मुलाकात ऐसे हुई है कि हमने बस एक दूसरे को मैसेज किया कि हाँ हम मिलने के लिए आ रहे हैं, और जब हम आए हैं तो इसलिए चलो आज बैठ के बात करते हैं। तो ये इतना सडन था। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अचानक से की गई बातें हैं वो लोगों के दिलों तक पहुँचे, जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए, बिकॉज लिटरेचर के लिए बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। फिर से बात करेंगे, मिलेंगे। बिल्कुल, अगली बार ऑफ कैमरा फिर हम लोगों की चुगलियाँ करेंगे।